सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का कोर्स मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर का आपका कंप्यूटर का जो 2020 का पेपर हुआ था, इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं, थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर पूरा मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको करा रहा हूँ, पहले भी करा चुका हूँ और राजन पवन सीरीज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए, मास्टर क्लास भी मैं आपके लिए ले चुका हूँ। एक ही क्लास में आप पूरा सिलेबस जो है आपका कंप्यूटर का पढ़ सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे कंप्यूटर के, ठीक है। और बाकी विषय भी इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और सभी विषयों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए और सभी विषय के आपको टेस्ट देने हैं तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां से जा करके आप थर्ड सेमेस्टर कोर्स में एनरोल हो जाइए। वहां पे आपको सारी चीजें, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, डेटाबेस के तत्व हैं कौन से? फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स या ये सभी? तो डेटाबेस में सारी चीजें होती हैं, फील्ड्स भी होता है, फाइल्स भी होती हैं और रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 4 ये सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से किसका उपयोग डेटा भंडारण के लिए नहीं होता है? डेटा भंडारण हम किस में करते हैं? पेन ड्राइव में करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, मेमोरी कार्ड में करते हैं। और किस में नहीं करते हैं? लाइट पेन। लाइट पेन के द्वारा आप देखते होंगे ऐसे एक टैबलेट टाइप का रहेगा, उसके द्वारा एक पेन रहेगी, उसके द्वारा इनपुट देने का काम किया जाता है, तो उसे हम लाइट पेन कहते हैं। डेटा भंडारण के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यह मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। अब प्राचार्य के लिए मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए कौन से कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूजफुल होते हैं, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन सा उपयोगी होता है संप्रेषण का डिवाइस? देखिए, मोबाइल उपयोगी होता है और स्पीकर उपयोगी होता है। फैक्स सेवाएं, कहीं से कुछ जानकारी मंगानी है, कहीं से कुछ जानकारी मान लेते हैं यूनिवर्सिटी से आनी है, कोई कॉलेज के टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर एक तरीके से आप समझिए कि पीएनपी से कोई जानकारी आपके डाइट में आनी है, आपके कॉलेज में आनी है, तो फैक्स के द्वारा ये सारी सेवाएं पहले होती थी। अब मेल के द्वारा होती हैं, लेकिन फैक्स के द्वारा पहले होती थी। तो यह सभी उपकरण जो है वह प्राचार्य के कम्युनिकेशन के लिए उपयोगी हैं। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा ये सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो स्लाइड तैयार करने के लिए, प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होती हैं उनको तैयार करने के लिए एमएस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, इंटरनेट के जन्मदाता इनमें से कोई नहीं, ना क्लिंटन है, ना बिल गेट्स है, ना लियोनार्डो क्लोनोरॉक हैं। तो ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 6 है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ? तो भारतवर्ष में सबसे पहले रेडियो आया था 1927 में और इसका प्रसारण कहाँ से हुआ था? मुंबई से। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, स्लाइडें कितने प्रकार की होती हैं? तो स्लाइडें मुख्यतः यहाँ पे पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट की बात की जा रही है। इसमें जो है मुख्यतः 4 तरीके की स्लाइडें होती हैं। पहली स्लाइड की अगर हम बात करें, पहली स्लाइड जो होती है उसमें केवल टेक्स्ट होते हैं, केवल जो शब्द लिखे होते हैं, वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल देते हैं टेक्स्ट लेआउट। फिर दूसरा आप कह लीजिए इसमें आप वीडियो या कोई फाइल, कोई फोटो ऐड करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कंटेंट लेआउट, कंटेंट लेआउट। इसके बाद इन दोनों का मिला जुला जो रूप होता है, आप केवल ऐसा तो है नहीं कि या तो केवल टेक्स्ट रहेगा आपकी स्लाइड में या फिर केवल इमेजेस ही रहेंगी, वीडियो ही रहेगा। दोनों मिला जुला रूप, आप इमेज को डिस्क्राइब भी करेंगे तो वहां पे टेक्स्ट आएगा। तो दोनों का मिला जुला जो रूप होता है उसे हम लोग कहते हैं
कंटेंट एंड टेक्स्ट लेआउट, इस तरीके से बोल सकते हैं। और बाकी चौथे में आपके अदर्स आ गए, बाकी जितने भी लेआउट हो गए वह आपके चौथे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मुख्यतः 4 स्लाइडें होती हैं, 4 प्रकार की स्लाइड्स होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, क्लाइंट से क्या आशय है। अब यहाँ पे डिफिनीशन देखिए आप, एक क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर या सर्वर जिसे हम बोलते हैं के संसाधनों से जुड़ता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लेते हैं आपका जो डिवाइस है, आपका जो डिवाइस है या मतलब कि जो भी एक्सेस करता है, जो कोई चीज एक्सेस कर रहा है, करना चाह रहा है, उसे हम लोग क्लाइंट बोल देते हैं। और जहां पे चीजें अपलोड रहती हैं, जहां पे सर्विसेज रहती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि YouTube एक सर्वर की तरह काम करता है और आप जैसे ही YouTube के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, डेटा कुछ ना कुछ आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ होम पेज पे मेरे कुछ वीडियोस को दिखाइए, और उसमें से आप क्लिक करते हैं इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद आपकी वह रिक्वेस्ट फुलफिल की जाती है। तो क्लाइंट वही हो गया, आप क्लाइंट हो गए एक तरीके से, और यूट्यूब क्या हो गया, सर्वर हो गया। तो एक क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर या सर्वर के संसाधनों से जुड़ता है और उसका उपयोग करता है। तो YouTube के सर्वर पे कहीं ना कहीं यह वीडियो अपलोड है, वहां से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो आप क्या हो गए, एक तरीके से सर्वर, आप एक तरीके से हो गए क्लाइंट, और YouTube क्या हो गया, सर्वर। ठीक, तो इस तरीके से आप क्लाइंट समझ पा रहे होंगे क्या होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, तो वेब ब्राउजर या सिंपली जिसे ब्राउजर कहें, वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट्स को एक्सेस या देखने के लिए किया जाता है। तो वेबसाइट्स के अलग अलग पेज होते हैं, वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स में कंटेंट होती हैं, इमेजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सेस करने के लिए हम लोग जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं उसे हम ब्राउजर या वेब ब्राउजर कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है। तो स्मार्ट क्लास का महत्व आज के समय में आपको पता है बहुत ज्यादा है। देखिए आज के आधुनिक युग में शिक्षा देने या कहें किसी भी वस्तु को बड़े ही आसानी ढंग से समझाने का स्मार्ट तरीका है स्मार्ट क्लास, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड, स्पीकर्स और इन सब उपकरणों की मदद से स्मार्ट क्लास तैयार करके हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो स्मार्ट क्लास में आपको पता चल गया कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करके चीजों को आसानी से सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट क्लास कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, सर्च इंजन क्या है। तो देखिए सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूजर के सवाल को खोजता है और उससे संबंधित जो जानकारी मिलती है उसे सर्च रिजल्ट पेज में दिखाता है। जैसे गूगल करता है, बिंग करता है, याहू करता है, ये सब क्या है, ये सभी सर्च इंजन है। जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे बहुत सारा डेटा है। तो एक यूजर जब आता है इंटरनेट पे, एक यूजर जब आता है इंटरनेट पे, तो वह किस माध्यम से आता है, पहले तो एक ब्राउजर के माध्यम से आता है। ठीक है, एक ब्राउजर होता है। ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर उसे इंटरनेट पे वेबसाइट्स को देखने का जरिया बनता है ब्राउजर। लेकिन ब्राउजर के बाद जो चीज आती है वह आती है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करता है कि जो भी यूजर खोजना चाहता है, जिस भी विषय से जुड़ी जानकारी चाहता है, उस विषय से जुड़ी सभी जानकारी को वह ला करके देता है। ठीक है, तो यह काम होता है सर्च इंजन का। जैसे कि गूगल आज के समय में सबसे पहले गूगल क्या है, सबसे पहले गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा बिंग, याहू, ये सब क्या है, ये सब भी सर्च इंजन है। लेकिन इस समय सबसे अधिक प्रयोग में जो आता है वह गूगल आता है। अब इसके बाद हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बताइए। अब दोस्तों दूरदर्शन जो है वह शिक्षा विकास के लिए
कई सारी सेवाएं प्रदान करता है, कई सारे कार्यक्रम इसके लिए चलाता है और उनमें से जो मुख्य कार्यक्रम है वह आपको बता देता हूं। देखिए, संभाषण आप लिखेंगे, डायलॉग, तो यह दो व्यक्तियों के आपसी वार्तालाप के प्रसारण का साधन है। इस प्रकार के कार्यक्रम का प्रसारण उस समय किया जाता है जिस समय किसी जनसाधारण संबंधी समस्या या किसी व्यक्ति सूचना का प्रसारण करना हो। तो संभाषण दो लोगों में किसी विषय पे चर्चा के माध्यम से लोगों का जो है वह शिक्षा का विकास किया जाता है। इसके बाद देखिए एकांकी, मोनोलॉग। एकांकी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में केवल एक व्यक्ति को वक्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए श्रोता अधिकांश समय इसके लिए उत्सुक रहते हैं। अब ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा देखिए साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो इस प्रकार का कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा किसी उच्च प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। साक्षात्कार पर आधारित कार्यक्रम में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष में साक्षात्कार होता है, दूसरे पक्ष जो होता है वह साक्षात्कार लेता है। अब साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या होता है, जो लोग पहले से किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हों, सक्सेसफुल हों, उन लोगों का इंटरव्यू एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक रिपोर्टर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, और इससे भी शिक्षा और लोगों के ज्ञान का विकास होता है। इसके बाद देखिए चौथा जो माध्यम है वह है नाटक, ड्रामा। तो यह कार्यक्रम दूरदर्शन एवं रेडियो पर प्रचलित है। किसी नाटक को रेडियो पर प्रस्तुत करना कठिन होता है। एक नाटक को तैयार करने में अनेक प्रकार की सावधानी एवं अनेक प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सभी माध्यम हो गए आपके दूरदर्शन द्वारा जो अपनाए जाते हैं शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, कार्यालय स्वपालन से आप क्या समझते हैं। कार्यालय स्वपालन देखिए हिंदी नाम है, आप इससे कंफ्यूज होंगे, इसको खोजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। आपको कार्यालय स्वपालन, या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक। अब इसको देखिए ये क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन। तो देखिए कार्यालय स्वपालन अथवा ऑफिस ऑटोमेशन एक सामान्य शब्द है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर का वर्णन करता है, जिसका उपयोग कार्यों को निष्पादित करने के लिए डिजिटल रूप से एकत्र करने, स्टोर करने, बदलने, कार्यालय की जानकारी का उपयोग करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में कार्यालय स्वपालन अथवा ऑफिस ऑटोमेशन डेटा को प्रबंधित करने में मदद करता है, ठीक है। यह कार्यालय स्वचालन डेटा को मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। चूंकि मनुष्य समीकरण से बाहर रह गए हैं, इसलिए मैनुअल त्रुटि का कोई जोखिम नहीं है। एक बार टाइपराइटर के साथ जो शुरू हुआ वह स्वचालन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के असंख्य रूप से विकसित हुआ है। इसने लोगों के काम के तरीके को बदल दिया है। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन में क्या होता है, देखिए ऑफिस में कई सारे काम होते हैं। ऑफिस किसी चीज का होता है, किसी प्रोडक्ट का होता है या किसी सर्विस का होता है, ठीक है। ऑफिस के द्वारा कोई सर्विस दी जाती है या कोई किसी प्रोडक्ट पे काम किया जाता है। तो इसमें देखिए टीम्स का मैनेजमेंट होता है। ऑफिस में कई सारी टीम्स होती हैं, तो टीम का मैनेजमेंट होता है। टीम क्या टास्क, क्या काम करेगी, इसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इसमें ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में। और जो कस्टमर्स हैं, जो लीड्स हैं, उनका मैनेजमेंट होता है और सभी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर में, और ये डेटा सारा सॉफ्टवेयर में दर्ज रहता है इसमें ऑफिस ऑटोमेशन में, और इसके द्वारा कार्य जो होता है वह आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, प्रसार भारती द्वारा दी जाने वाली शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी हैं। देखिए प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी शैक्षिक सेवाएं इस प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले प्रसार भारती क्या करता है, दो तरीके की सेवाएं देता है। एक रेडियो पे सेवा देता है, दूसरा दूरदर्शन पे सेवा देता है। मतलब रेडियो पे आप रेडियो समझ गए, और दूरदर्शन मतलब टीवी पे जो सेवाएं आती हैं जिसमें चित्र भी दिखता है। अब रेडियो सेवाएं कैसी हैं, तो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन जो है वह रेडियो सेवा, जैसे टीवी पे जो चैनल आता है उसका दूरदर्शन नाम है, वैसे रेडियो पे
क्या आता है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन। तो यह भारत का शैक्षिक एफएम रेडियो चैनल है। यह वर्तमान में भारत के इलाहाबाद, बेंगलोर और कोयम्बटूर एफएम स्टेशनों के माध्यम से टेस्ट ट्रांसमिशन मोड पर कार्य कर रहा है। इसके बाद देखिए दूरदर्शन सेवा। तो दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू ने संयुक्त रूप से 26 जनवरी सन 2000 में भारत के विशेष शैक्षिक टेलीविजन में ज्ञान दर्शन चैनल का शुभारंभ किया। ज्ञान दर्शन में सभी ओपन यूनिवर्सिटीज और अधिकतर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज स्कूलों में न केवल अपनी उपस्थिति बना ली है, बल्कि यह चैनल केवल टीवी नेटवर्क के माध्यम से शिक्षार्थियों के दरवाजे तक पहुंचने की भी क्षमता रखता है। वर्तमान समय में ज्ञान दर्शन केवल ट्रांसमिशन के माध्यम से केवल 90% क्षेत्र को कवर करता है। तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्र, उत्तर पूर्वी नासिक के कुछ क्षेत्र, अहमदाबाद तथा पुणे जैसे क्षेत्रों को भी कवर करता है। स्थानीय ट्रांसमिशन के माध्यम से ज्ञान दर्शन को समस्त संभाव स्थानों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रसार भारती जो है वह 2 माध्यमों से शैक्षिक सेवाएं प्रदान करती है, रेडियो के ज्ञानवाणी स्टेशन से और दूरदर्शन के ज्ञान दर्शन से। ठीक, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, meritnation.com से आप क्या समझते हैं। देखिए, meritnation.com ऑनलाइन परीक्षा सुविधा प्रदान कराने वाली विद्यालयी स्तर की सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रचलित वेबसाइट है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे meritnation.com क्या है। यह एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन एग्जाम कराती है। कैसे एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जो आपके विद्यालय स्कूली स्तर के एग्जाम होते हैं वह कराए जा सकते हैं। इस पर कक्षा 12 तक के विभिन्न विषयों की परीक्षा ऑनलाइन पूर्ण कराई जाती है। आज कक्षा 12 तक की परीक्षाएं तो ऑनलाइन संपन्न नहीं हो पाई हैं, परंतु इस वेबसाइट के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों के गणित, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान की तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार meritnation.com द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कराई जा रही है। तो meritnation.com पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, मतलब आप एग्जाम भी दे सकते हैं और यहाँ से आप तैयारी भी कर सकते हैं। स्कूली स्तर के लिए है ये, क्लास 12 तक के लिए यह वेबसाइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 है, व्यवसायिक एवं रोजगार सूचना के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्यवसायिक अथवा रोजगार सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है। हमें अगर जॉब चाहिए होगा तो उसकी सूचना के क्या क्या स्रोत हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जॉब पोर्टल रोजगार संबंधी सूचनाओं का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा रोजगार संबंधी सूचनाओं की प्राप्ति संभव है। तो जॉब पोर्टल के द्वारा आप रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जॉब पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें उपलब्ध होती हैं जो नौकरी एवं रोजगार की सूचनाएं प्रदान करती हैं, जैसे freshersworld.com एवं naukri.com। ये सब क्या है, ये दोनों वेबसाइट हैं जहां पे आपको नौकरी से जुड़ी जानकारी मिलती है। अब इसके बाद देखिए, वर्तमान समय में वेबसाइटों के माध्यम से छात्र अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप रोजगार का चयन कर सकते हैं। अब छात्र ही नहीं, जो लोग वर्किंग हैं पहले से, वो अपनी जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इन वेबसाइटों से अपने लिए बेहतर रोजगार खोज सकते हैं। अब इनमें विदेशों में रोजगार, स्वदेशी क्षेत्र में रोजगार तथा सरकारी क्षेत्र में रोजगार की सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी जॉब पोर्टल वाली वेबसाइट्स हैं, आपने देखा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, प्रायः देखा गया है कि कुछ छात्र कक्षा अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाए गए विषयों को उचित रूप से नहीं समझ पाते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह अतिरिक्त रूप से विषय विशेषज्ञ की सहायता लेते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया या इस प्रकार की अतिरिक्त शिक्षक या विषय विशेषज्ञ द्वारा ली जा रही सेवा को ट्यूशन कहा जाता है। अब अगर छात्र इस प्रकार की सेवा को किसी वेबसाइट, फेसबुक, ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त करता है तो इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाता है। इसके लिए
इस प्रक्रिया को ई ट्यूशन कहा जाता है। अब ई जहां भी वर्ड लग जाता है उसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन आप समझते ही हैं, और उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अगर ट्यूशन लिया जाता है तो उसे हम ई ट्यूशन कहते हैं। इसके बाद देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझाइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है यह आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक संस्थानों के एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग विशेषतः किसी बैठक अथवा सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब अनेक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पर चली सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो इन चीजों का प्रयोग करके आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि विभिन्न जगहों पे बैठे लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे का चित्र देख पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि यह पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में आपको अधिक से अधिक इस वीडियो को कम से कम 5 मित्रों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी लोग इसको आसानी से पढ़ पाएं और पेपर को समझ पाएं। और सभी विषयों को इसी तरीके से हमने पढ़ाया है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। और आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सॉल्व कराते हैं, राजन पवन सीरीज भी पूरा सही करके हम पढ़ाते हैं, और आपके लिए मास्टर क्लासेस भी लेकर के आते हैं। तो आपके पूरे सेमेस्टर की तैयारी हम बहुत अच्छे ढंग से कराते हैं, और आप 95% तक स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और सभी विषयों को आप कभी भी कहीं भी मुफ्त में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है सभी क्लासेस का, आपको यहाँ पे नीचे सभी विषयों को क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो नीचे लिंक्स जो हैं उन पे आप क्लिक करिए, सभी विषयों को पढ़िए। और इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा, इस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।